बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स हाफ ईयरली एग्जाम्स स्पेशल सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस। इसमें से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। हम उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आपको यहाँ साइड में नोट्स भी दिख रहे होंगे, हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसकी डिटेल स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो शुरू करते हैं। सीधी बात, तो नो चलिए, सबसे बकवास। पहले लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास 3 लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ बेस्ड है इनर्शिया पे, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो अपने में होने वाले चेंज को अपोज करती है। कि कोई चीज अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो ऐसे ही चलते रहना चाहती है, कोई अगर रुकी हुई है तो रुके ही रहना चाहती है। जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई चेंज नहीं आएगा उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में। यही फर्स्ट लॉ है न्यूटन का। एवरी बॉडी continues its state of rest or uniform motion unless until any external force is applied on it। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा है और t टाइम बाद देखें तो भी उसकी वेलोसिटी वही रहेगी, मतलब v u के इक्वल रहेगा और एक्सेलरेशन इसमें 0 रहेगा। और एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? जब फोर्स लगती है। तो इसका मतलब है कि वहां कोई फोर्स भी नहीं है, फोर्स भी 0 है। तो फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू वी, ए इज इक्वल टू 0, दैट इज एफ इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल्स जैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। इनर्शिया 3 टाइप का होता है। यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मीन्स इनमें से कोई भी चीज चेंज नहीं होना चाहती। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स नहीं लगेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक कि कोई फोर्स ना लगे। तो एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल लिया कि किसी मूविंग बस में, किसी आप बस में बैठे हैं, अचानक से ब्रेक लग जाए तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम भी बस के साथ उसी की वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं और सडनली जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारी बॉडी का जो बस के साथ एक मोशन बना हुआ है वो कंटिन्यू रहता है। बस रुक जाती है तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। सेम ऐसे ही होता है, पीछे की तरफ गिर जाते हैं अगर अचानक से रुकी हुई गाड़ी चल पड़े तो, क्योंकि गाड़ी तो आ गई मोशन में और हमारी बॉडी रेस्ट में ही बनी रही। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों के ही एग्जाम्पल हो गए। डस्ट झाड़ने के लिए ब्लैंकेट को झटका जाता है, पेड़ों को शेक किया जाता है उससे सूखी पत्तियां गिराने के लिए या फिर पके हुए फल गिराने के लिए। तो ये सब इनर्शिया पर बेस्ड एग्जाम्पल हैं बच्चों। अब देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम यहाँ पर मास है, ए एक्सेलरेशन है और एफ फोर्स है जो किसी एम मास की बॉडी पर लगाया गया जिससे कि उसमें ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ एम ए को हम लिख सकते हैं वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, जितने टाइम तक इस फोर्स ने एक्ट किया, और एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर आ गया ये चेंज इन मोमेंटम। एम वी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। तो F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। तो सेकेंड लॉ को यहाँ इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि, तो सेकेंड लॉ को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाई करने से किसी के मोमेंटम में चेंज आता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये दोनों ही सेकेंड लॉ है। अब मोमेंटम क्या है? P इज इक्वल टू एम वी। मीन्स मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ ऊपर भी देखें तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर v 0 है तो उसका मतलब है कि मोमेंटम भी 0 रहेगा, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी किसी m मास के लिए तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो मोमेंटम मेंटेन करने के लिए ही जो लॉन्ग जंप में होते हैं, तो आपने देखा होगा काफी दूर से वो दौड़ के आते हैं क्योंकि उनका मास तो फिक्स है, लेकिन जब वो दौड़ के आते हैं तेजी से तो वेलोसिटी को बढ़ा लेते हैं। वो मोमेंटम जो वेलोसिटी बढ़ाने से बढ़ रहा है वो उनको ज्यादा दूर तक जंप करने में हेल्प करता है। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है जो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से एक्सप्लेन किया जाता है। कोई क्रिकेटर जब कैच लेता है तो अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है, उससे उसको कम चोट लगती है। तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, हाथ पीछे की तरफ खींचने से वो डेल्टा टी को इंक्रीज कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंक्रीज कर रहा है। और जब डेल्टा टी इंक्रीज करता है तो यहाँ पर आप देखिए कि तो फोर्स यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर फर्श पे गिरते हैं तो ज्यादा चोट लगती है, सैंड पे गिरते हैं तो कम चोट लगती है, उसका भी यही रीजन है। फोर्स की एसआई यूनिट तो आपको पता ही होगी, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट डाइन होती है। तो फोर्स की यूनिट एक तो न्यूटन है और सीजीएस यूनिट इसकी डाइन है। इन दोनों में रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये होता है। अब देखते हैं लीनियर मोमेंटम की यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ पी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं इम्पल्स पर। इम्पल्स होता है बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच दिस फोर्स इज अप्लाइड। तो कोई फोर्स अगर डेल्टा टी टाइम के लिए लग रही है तो एफ डेल्टा टी, इसको इम्पल्स बोला जाता है। यहां से हम इम्पल्स की यूनिट देखें तो न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं हम, एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और इधर डेल्टा टी टाइम है तो न्यूटन सेकेंड। और दूसरी यूनिट देखने के लिए हम फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेते हैं। एफ की जगह हम रख देते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा टी है ही, इससे ये कट गया। तो हम देख रहे हैं कि इम्पल्स इक्वल आ रहा है डेल्टा पी के। इसको ही बच्चों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ वही इम्पल्स है। तो यहाँ से इम्पल्स की यूनिट एक वही आ गई जो मोमेंटम की होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी देख ली। इसके बाद बच्चों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं चेंज इन मोमेंटम को लेकर। चेंज इन मोमेंटम, इसमें हम ध्यान देंगे कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हमें वेक्टर्स के रूल यहाँ अप्लाई करने होंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई वॉल है, इस वॉल पर कोई बॉल इस तरीके से मारी गई कि वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, मतलब जैसे इसको फेंका गया वो बिल्कुल उसी से वापस आ रहा है। तो मान लेते हैं कि वो v वेलोसिटी से फेंकी गई। तो अगर हम ये वाली डायरेक्शन v के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं कि ये डायरेक्शन v के लिए पॉजिटिव है, तो वापस आने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -v। तो अब हमें चाहिए इसमें चेंज इन p, मतलब डेल्टा p। तो हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर लेते हैं। आप P2 माइनस P1 करें या P1 माइनस P2, दोनों ही सही हैं चेंज निकालने के लिए। बस आपको वहां पर ये मेंशन कर देना है कि आप इनिशियल के रेस्पेक्ट में फाइनल में चेंज निकाल रहे हैं या फाइनल के रेस्पेक्ट में इनिशियल में चेंज निकाल रहे हैं। तो P2, ये हमारा जो V2 है वो हो गया ना -v, तो V2 की जो वैल्यू है वो है -v, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या आ जाएगा, -mv, और फिर ये वाला माइनस, और जाने का जो था वो ये है v, तो इससे मोमेंटम mv, तो ये आ गया -2mv। अब माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये डेल्टा p किस डायरेक्शन में है, ये डेल्टा p है लेफ्ट साइड में, मतलब इस डायरेक्शन में है। ये वाला जो हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला है वो इस डायरेक्शन में है। अगर आपने P1 माइनस P2 किया तो P1 माइनस P2 करेंगे आप तो mv माइनस mv ऐसे आएगा, तो ये 2mv आ जाएगा। अब इसका दूसरा केस देखते हैं जिसमें कि थीटा एंगल से बॉल हिट करती है वॉल को।
ये वॉल है, बॉल आके इस तरह से हिट कर रही है और फिर ऐसे रिबाउंड हो जा रही है। ये हो गया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है ये, और मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी है इसकी v वेलोसिटी से ये दीवार से टकरा रही है और उसके बाद रिबाउंड होके भी ये v वेलोसिटी से ही इधर आ जाती है। तो अब हमें इसमें जब चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो हमें अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस अब मोमेंटम निकालना होगा। तो हम कंपोनेंट लेंगे यहाँ पर। तो ये जो v वेक्टर है इसको हम थोड़ा ऐसे आगे सपोज कर लेते हैं। डायरेक्शन चेंज नहीं की है हमने, बस इस वेक्टर को हमने आगे बढ़ा लिया है। तो थीटा एंगल ही ये रहा, तो मीन्स थीटा की साइड ये v cos थीटा आ गया, और इधर ये वाली साइड ये आ गया v sin थीटा। ऐसे ही अब ये जो दूसरा v है, हमने ये डायरेक्शन मानी है v की कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो मतलब जो भी अपोजिट आएगी इसके वो नेगेटिव होगी। जब ये इधर आ रहा है इस डायरेक्शन में v, तो इसका एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट इधर। ये एंगल थीटा है, सेम एंगल पे ही रिबाउंड होगा, ये भी थीटा ही होगा, इसलिए इस साइड ये v cos थीटा आ जाएगा, और ये वाली साइड इसमें इसकी वैल्यू v sin थीटा आ जाएगी। अब हम यहाँ पर डेल्टा पी एक्स देखते हैं, ये है अलोंग एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे, P2 माइनस P1, मास तो वही है, बॉल सेम है इसलिए। तो अब P2 कौन सा होगा, ये P1 के लिए है, ये P2 के लिए है। तो P1 मतलब ये यहाँ पर है और इसका कॉम्पोनेंट है ये वाला, और ये माइनस v cos थीटा, और P1 देखें, P1 ये है, तो माइनस ये फॉर्मूले वाला और फिर ये v cos थीटा। डेल्टा पी एक्स आ गया -2mv cos थीटा। ठीक है, ये अलोंग x एक्सिस आ गया। अब देखते हैं y एक्सिस के अलोंग, डेल्टा p अलोंग y एक्सिस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों मोमेंटम सेम डायरेक्शन में ही हैं। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में ही हैं तो इनमें चेंज कितना होगा, जीरो, कोई चेंज नहीं होगा। तो y एक्सिस के अलोंग ये चेंज कितना आ गया, जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम इस तरीके से निकाल लेते हैं। इस पे न्यूमेरिकल आता है, लेकिन आपको जस्ट ये आने चाहिए, उसमें फिर बस वैल्यूज ही रखनी है। कुछ ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। इस डायरेक्शन में F है, इस डायरेक्शन में T है, तो हम यहाँ इम्पल्स कैसे निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। तो ग्राफ के अंडर जो भी एरिया होगा उससे हमें इम्पल्स मिल जाएगा। मीन्स ये है जैसे, तो इस ट्रायंगल का एरिया, कुछ भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे 0 to 2 दिया हुआ है यहाँ, तो 0 to 2 के लिए हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, और हमें 0 to 2 सेकेंड के लिए इम्पल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स है टाइम के साथ वो इंक्रीज हो रही है, उसके बाद फोर्स इधर डिक्रीज हो रही है, और इस टाइम पे ये फोर्स मैक्सिमम है। ट्रायंगल है तो 1/2 F इंटू टी, और मान लेते हैं कि आगे ये सपोज ये रेक्टेंगल हमें जैसे कुछ दिया रहता, तो अगर ये ट्रायंगल ना देके रेक्टेंगल दिया रहता तो उसका एरिया निकाल लेते। तो ऐसे हम इम्पल्स निकाल सकते हैं। और अगर ये वेरिएबल है तो फिर इस तरह से कर देंगे एफ डी टी, और जो भी हमें लिमिट दी होगी टाइम की वो यहाँ रख देंगे। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम इस तरीके से इम्पल्स निकाल सकते हैं। सेकेंड लॉ की एक एप्लीकेशन है कनेक्टेड मोशन, कि जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक साथ चल रही होती हैं सेम एक्सेलरेशन से, तो उसमें एक है ये पुली के लिए, कि ये पुली है, इधर एक मास है, ये मास है स्मॉल m, और इधर एक मास है, ये मास है कैपिटल M। ये क्लियर है, m इज ग्रेटर देन m। अब दोनों में ही टेंशन रहेगी, टेंशन की डायरेक्शन जो भी स्ट्रिंग होती है तो हमेशा जहां से वो फिक्स होती है उस तरफ होती है, तो इसलिए टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, और इनका वेट इधर mg और यहाँ mg, ये वेट हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। किस डायरेक्शन में जाएगी, ये ऐसे मूव करेगी ना, जो मास कम है वो ऊपर की तरफ जाएगा a एक्सेलरेशन से, सेम टाइम में ये a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि देख रहे हैं हम कि जो स्मॉल मास है पहले इसके लिए लिखेंगे फॉर m,
इस मास के लिए आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स ये mg कम रह गया है यहाँ पर। तो क्या डोमिनेटिंग है दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में? T। तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma, इक्वेशन 1 फॉर m। अब ये कैपिटल के लिए देखें, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? mg माइनस T इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं और टेंशन फाइंड कर लेते हैं। ए आता है m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू जी, और t आता है 2mm अपॉन m प्लस m जी। तो ऐसे एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू मिल जाती है कनेक्टेड मोशन के लिए। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड कर लेते हैं। बच्चों कभी कभी कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें कि ऐसे ब्लॉक बने हुए रहते हैं। सपोज ये 3 ब्लॉक्स हैं और ये किसी प्लेन पर रखे हुए हैं, फ्रिक्शनलेस प्लेन है, ये आपस में ये कनेक्टेड हैं। ये m1 मास, ये m2 मास और ये m3 मास का है, और इस साइड से F फोर्स लगाया जा रहा है और एक एक्सेलरेशन A से ये तीनों मूव कर रहे हैं। यहाँ पर टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है। तो अब ये टेंशन फाइंड करने के लिए पहले हम A फाइंड कर लेते हैं। A इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से हमारे पास ये इनका एक्सेलरेशन आ जाता है, और फिर हम T1 इज इक्वल टू m1a, T2 इज इक्वल टू m2a और T3 T2 इज इक्वल टू m2a। इस तरह से हम टेंशन भी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हमें ये फोर्स गिवन है, कुछ भी फोर्स गिवन है, सपोज 50 न्यूटन का फोर्स गिवन है, इनके मासेस भी हमको गिवन है, तो हम इस तरीके से एक्सेलरेशन और हर एक यहाँ पर जो टेंशन है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिफ्ट में हमें अपना वेट, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो ऐसा लगता है कि बढ़ गया है, और जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो लगता है कि कम हो गया है। तो अपरेंट चेंज इन वेट इन अ लिफ्ट, ये टॉपिक देखते हैं। तो इसमें केस फर्स्ट ले रहे हैं कि जब लिफ्ट रेस्ट में है या कांस्टेंट स्पीड में है, तो उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के ही इक्वल होता है। मीन्स ये वेट में कोई चेंज नहीं लगता इस केस में। तो जो अपैरेंट वेट है वही एक्चुअल वेट के इक्वल होता है। ठीक है। केस सेकंड, जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद एक्सेलरेशन a, तो उस केस में हमें अपना वेट बढ़ा हुआ लगता है ना, तो r इज इक्वल टू m g प्लस ए, इस वजह से बढ़ा हुआ लगता है। नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है mg प्लस ma, तो mg प्लस a। तो इस केस में जो अपैरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा हो जाता है। केस थर्ड, जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है a एक्सेलरेशन से, तो r इज इक्वल टू एम जी माइनस ए हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं mg माइनस एम ए, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आ रही है लिफ्ट, तो उसको रोकते रोकते लाना पड़ता है, तो मीन्स एम ए उसमें से माइनस हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो जो अपरेंट वेट है इसका वो कम हो जाता है एक्चुअल वेट से। नेक्स्ट, जब लिफ्ट फ्री फॉल में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और फ्री फॉल में है, तो फ्री फॉल में r इज इक्वल टू एम जी माइनस जी, क्योंकि इस केस में a g के ही इक्वल है, तो r हो जाता है 0। तो ये फ्री फॉल में है अगर लिफ्ट, तो यहाँ पर वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। मीन्स ऐसे लगता है कि कुछ वेट ही नहीं है, जो कि फ्री फॉल में लगता है। फ्री फॉल में वेट 0 लगने का रीजन क्या होता है? वहां कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती। तो ये लिफ्ट के लिए आपको समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको दिख रहा होगा। तो जस्ट इन केसेस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, शो दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज रियल लॉ। तो जो सेकेंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए वाला, या फिर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T ऐसे लिखते हैं ना,
तो ये रियल लॉ है। अब इसके रियल लॉ होने का मतलब क्या है कि इस लॉ को रियल लॉ इसलिए बोला जाता है कि सेकेंड लॉ कंटेन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ। ये फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को कंटेन करता है। अब फर्स्ट लॉ इन सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ कैसे सेकेंड लॉ में आता है, तो सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। अब हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 रख देते हैं कि अगर कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो इफ F इज इक्वल टू 0 एम ए इज इक्वल टू 0। अब मास तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। और यही है फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता जब तक कि कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो फोर्स अगर 0 है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहती हैं, कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में। अब सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ निकालेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई भी दो बॉडीज हैं, ये 1 है ये 2 है। अब 1 2 पर फोर्स अप्लाई कर रही है, ये हो गया F21, और 2 1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको हम लिख ले रहे हैं F12। बाय सेकेंड लॉ F12 इज इक्वल टू dP1 अपॉन dt। जब ऑब्जेक्ट 1 पर 2 ने फोर्स लगाया तो उसके मोमेंटम में कुछ चेंज आया। इसी तरीके से dP2 अपॉन dt, 2 पर जो फोर्स लगा उसकी वजह से उसके मोमेंटम में चेंज आया। ये है 1, ये है 2। तो अब हम यहाँ पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं, F12 प्लस F21। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, यहाँ dP1 अपॉन dt, dP2 अपॉन dt। इसको हम ऐसे लिख देते हैं d अपॉन dt, और यहाँ P1 प्लस P2। अब हम देख रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, अब सिस्टम आइसोलेटेड है, इसलिए इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। और d अपॉन dt किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। तो मीन्स ये आ गया 0। तो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21, और यही तो है थर्ड लॉ। तो इस तरीके से सेकेंड लॉ से ये थर्ड लॉ भी आ जाता है, इसलिए सेकेंड लॉ को रियल लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज ये यूज की थी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो उसी को देख लेते हैं अब हम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती, तो इसको प्रूव करेंगे। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। तो इसके लिए फिर हम यही सेकेंड लॉ लेके चलते हैं, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इफ F इज इक्वल टू 0, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0, मीन्स डेल्टा P इज इक्वल टू 0 आ गया। अब डेल्टा P 0 होने का मतलब क्या है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, दैट इज P इज कांस्टेंट, P में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। फॉर n पार्टिकल्स P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट। बच्चों अब हम देखते हैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन और हैज टेंडेंसी टू अपोज द मोशन। फ्रिक्शन में हम यहाँ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आ जाता है, मतलब जब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ जाता तब तक जो वहां पर फ्रिक्शन है, मोशन को अपोज करने वाला फोर्स, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जिस टाइम ऑब्जेक्ट मोशन में है उस टाइम उसके मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन ऐसे रहता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब ये जैसे यहाँ हमने मान लिया कि कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, अभी ये रेस्ट में है, इस टाइम पर जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन है, इधर फोर्स लगाई गई
इस साइड ये इसको अपोज करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो जैसे जैसे F को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाता है, लेकिन ये एक लिमिट तक होता है। जो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू है कि जितना वो बढ़ सकता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि अब बस लिमिट हो गई, अब ये फ्रिक्शन इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। उसके बाद भी अगर ये अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, मोशन में आ जाता है, और उस टाइम पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बन जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, चल नहीं रहा है, तब तक जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और अप्लाइड फोर्स के साथ साथ वो अपने को इंक्रीज करता रहता है। इससे रिलेटेड ग्राफ एक बना रहता है, इसको आप देख लेंगे कि इधर हमने मान लिया फ्रिक्शन है और इधर हमने मान लिया अप्लाइड फोर्स है। पहले दोनों लीनियरली वेरी कर रहे हैं कि हम अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं तो ये भी फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। एक टाइम पे जाके ये मैक्सिमम हो गया और उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है, और अब एक कांस्टेंट फ्रिक्शन के साथ ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये है ऑब्जेक्ट के मोशन की, और इस टाइम यहाँ पर फ्रिक्शन रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये है मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक का मैक्सिमम फ्रिक्शन है ये, कि बस अब इससे ज्यादा और नहीं हो सकता, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है कि अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू के ये है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। मींस फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पर। तो F इज इक्वल टू म्यू आर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं फ्रिक्शन स्टैटिक तो यहाँ क्या आ जाएगा? म्यू एस। और अगर हम इसी को ले रहे हैं F के काइनेटिक फ्रिक्शन तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू के। ठीक है, तो ये इसके दो फॉर्मूले हैं, F इज इक्वल टू म्यू एस आर, F इज इक्वल टू म्यू के आर। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से टॉपिक है, वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड से मतलब क्या है कि जहां कहीं पर सर्कुलर टर्न होता है वहां पर ऐसा करते हैं कि रोड को थोड़ा आउटर एज पे ऐसे रेज कर देते हैं, उठा देते हैं, थीटा एंगल इसको ऐसे रेज कर दिया जाता है। इसी को बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। और इसकी जरूरत क्या होती है? अगर ये रोड ऐसे एलिवेट नहीं की जाती है तो सारा का सारा सेंट्रीपिटल फोर्स टर्न लेने के लिए वो फ्रिक्शन से ही मिलता है, और फ्रिक्शन का रोल ज्यादा हो गया इसलिए टायर्स जो हैं वो जल्दी घिस जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए रोड को जब थोड़ा सा इस तरीके से आउटर एज से उठा देते हैं तो अब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो अकेले फ्रिक्शन का रोल नहीं रहता, एक सेफ सर्कुलर टर्न लिया जा सकता है। अब यहाँ पर हमें वही सेफ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि कितनी वेलोसिटी से टर्न करे कोई व्हीकल ऐसे बैंक्ड रोड पे कि विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्किडिंग वो टर्न ले पाए। तो इसके डायग्राम के लिए हम बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करेंगे कि हमको आसानी से समझ में आ जाए। पहले आप एक ये ऐसे वर्टिकल लाइन बना लेंगे और यहाँ से इस पॉइंट से जाती हुई आप एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है वेट mg। अब क्या करेंगे कि यहाँ से इधर की तरफ ये लेंगे इसकी नॉर्मल रिएक्शन r, और ये एंगल थीटा लिया है हमने तो इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और थीटा के साइड अब r का कंपोनेंट ले लेंगे, r cos थीटा आ जाएगा। अब ये जो लाइन है यहाँ पर, इस लाइन पर हम लेंगे कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट भी इसी तरीके से लेंगे, तो जैसे ये वाली साइड, अब ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, पैरेलल लाइंस है ना, तो इस साइड आ जाएगा यहाँ f cos थीटा। r का इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा? r sin थीटा आएगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट r के ले लिया, अब f के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इधर f cos थीटा, और इसी साइड आएगा ये f sin थीटा। ठीक है, तो f और r के कंपोनेंट ले लेते हैं। तो आप डायग्राम बहुत ध्यान से देख लीजिए। बस हमने क्या किया, एक हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एक वर्टिकल लाइन बनाई, और यहाँ बीच में हमने ये r ले लिया और इस साइड हमने फ्रिक्शन ले लिया और इन दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लिए।
अब यहाँ पर हमको लिख देना है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² अपॉन r। इस साइड हमें ये लिख देना है कि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है अब इन दोनों कंपोनेंट से, जो पहले से फ्रिक्शन से मिलता दोनों के कंपोनेंट से मिल रहा है r और f के। अब हमें जस्ट यहाँ पर जो भी वर्टिकली अपोजिट है उनको इक्वेट कर देना है। तो फ्रॉम फिगर थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होगी, वो आपको यहाँ दिख रही होगी स्क्रीन में डेरिवेशन पे। तो फ्रॉम फिगर कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट है उन्हें इक्वल रख देंगे। r cos थीटा इक्वल है mg प्लस f sin थीटा के। आपको क्लियर हो गया होगा, ये दोनों एक साइड हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और इनके अपोजिट r cos थीटा है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहां से हम निकाल लेंगे ये mg है ना यहाँ पे, यहां से हम mg की वैल्यू देखें तो ये हो जाती है r cos थीटा माइनस f sin थीटा। इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। एंड अब दूसरे कंपोनेंट्स में mv² अपॉन r ये इक्वल आया r sin थीटा प्लस f cos थीटा के। इक्वेशन नंबर 2। तो एक में हमने mg देख लिया, दूसरे में mv² अपॉन r, इन दोनों की वैल्यूज अब हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। तो mv² अपॉन r अपॉन mg इज इक्वल टू इधर की साइड r sin थीटा प्लस f cos थीटा और अपॉन में r cos थीटा माइनस f sin थीटा। अब ये जो लेफ्ट साइड है m से m कट गया, ये आ गई v² अपॉन rg। और यहाँ इस साइड में हम ऐसा करते हैं कि cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हम f को म्यू r रख देते हैं। तो r sin थीटा प्लस म्यू r cos थीटा, r cos थीटा माइनस म्यू r sin थीटा। ये साइड ऐसे ही v² अपॉन आर जी। अब इसमें हम r cos थीटा कॉमन ले लिया हमने ऊपर, तो ये हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा। और यहाँ अपॉन में यहाँ से भी हमने r cos थीटा ही कॉमन लिया, तो r cos थीटा कॉमन लिया तो यहाँ 1 माइनस म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये कैंसिल हो गए दोनों, तो v² अपॉन आर जी हमारे पास आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा और प्लस म्यू, क्योंकि cos से cos कैंसिल, और अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो अब हम यहाँ से v निकाल सकते हैं, v² इज इक्वल टू आर जी। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ऐसे, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये v² की वैल्यू आ गई, और जब हम इससे v निकालेंगे यहाँ से v, तो हम इसको अंडर रूट में लिख देंगे, तो ये डेरिवेशन आ जाता है। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे कि व्हीकल सेफली टर्न कर सकता है। अब इसका हम यहाँ पर एक स्पेशल केस ले लेते हैं, इफ म्यू इज इक्वल टू 0। रोड पर फ्रिक्शन हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये म्यू यहाँ पर म्यू प्लस tan थीटा है ना, तो ये म्यू 0 हो गया, और अपॉन में सिर्फ यहाँ पे बचा 1, क्योंकि म्यू tan थीटा वाली टर्म भी 0 हो गई। तो v इज इक्वल टू आ जाता है आर जी tan थीटा, ये रूट में आ जाता है, तो उस केस में v की ये वैल्यू आ जाती है। अब इससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर लेवल रोड है, दूसरा केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 है तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा आर जी, और tan 0 तो 0 हो जाता है, तो आर जी और म्यू, तो म्यू आर जी ये अब ऊपर आ गया। यहाँ अपॉन में देखें तो 1 माइनस 0 मतलब 1 ही बचा। अगर थीटा 0 है तो v इज इक्वल टू म्यू आर जी आ जाता है। तो इस एक ही फॉर्मूले से हमने ये अलग अलग केस निकाल लिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, और अगर लेवल्ड रोड है मतलब एकदम प्लेन रोड है, एलिवेटेड नहीं है, बैंक्ड रोड नहीं है, तो उस केस में v इज इक्वल टू म्यू आर जी आता है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक डेरिवेशन जो आता ही है, आपको काफी इजी लगा होगा, समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं।
पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान होता है उसको पुश करने के कंपैरिजन में। तो इसके लिए हम एक ही जैसे ऑब्जेक्ट के दोनों केस लेंगे, एक लेंगे हम जिस केस में पुल किया जा रहा है, एक जिसमें पुश किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को। तो हमने इस तरीके से मान लिया कि ये हमने एक्सेस ले लिए हैं, बिल्कुल सेम हम सब लेके चलेंगे। यहाँ हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, सेम ऐसे ही इधर हमने ये ऑब्जेक्ट मान लिया, सेम मास है, दोनों के मास एम एम ही है। इसके लिए हमने फ्रिक्शन एफ माना, इस पर भी फ्रिक्शन एफ माना। अब इसको मान लेते हैं कि पुल किया है इधर ये एफ फोर्स लगाकर, इसको मान लिया कि पुश किया जा रहा है, इसको ये एफ फोर्स लगाकर पुश किया जा रहा है। फ्रिक्शन दोनों के लिए हमने ले ही लिए, अब हम दोनों के लिए नॉर्मल रिएक्शन लेंगे और फिर F इज इक्वल टू म्यू आर से देखेंगे कि जिसके लिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा उसके लिए फ्रिक्शन ज्यादा, तो उसको पुल या पुश करना उतना ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पर वेट इसका mg और इधर नॉर्मल रिएक्शन r, वेट mg, इस केस में हम नॉर्मल रिएक्शन r डैश ले लेते हैं। अब ये F है इस साइड, इस F के कंपोनेंट लेने होंगे हमें। मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल है, तो कंपोनेंट इस F के कंपोनेंट लेंगे, तो इधर आ जाएगा ये F cos थीटा और इस साइड आ जाएगा ये F sin थीटा कंपोनेंट। ऐसे ही इधर की साइड देखें हम जो पुश कर रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, इस तरफ आएगी ना। तो ये एंगल हमने थीटा माना है कि थीटा एंगल पे लग रहा है ये, तो मीन्स यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया, तो इस साइड आ गया F cos थीटा और इस साइड आ गया ये F sin थीटा। इस वाले केस में R और F sin थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो R प्लस F sin थीटा और ये बैलेंस किससे हो रहा है, mg से। तो R की वैल्यू हो गई mg माइनस F sin थीटा। इस वाले केस में यहाँ पर ये R डैश बैलेंस हो रहा है mg प्लस F sin थीटा से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं R डैश और R में इजीली कि कौन सा बड़ा है, दैट इज R डैश इज ग्रेटर देन R, मीन्स म्यू R डैश इज ग्रेटर देन म्यू R। अब ये R डैश पुशिंग वाले केस में है, तो मीन्स F पुशिंग इज ग्रेटर देन F पुलिंग। तो पुलिंग वाला जो फ्रिक्शन है वो कम आया है, हेंस पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। तो बच्चों इसमें हमने काफी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इस वीडियो में, और इनसे रिलेटेड अब कुछ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे और उनके सॉल्यूशन भी, तो आपको वो भी एक बार देख लेने चाहिए। तो इस तरह से हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।